क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू आप अपने पूरे चेहरे को बदल सकते हो? आंखों में जो चमक होती है वो सब चीजें बदलती है। आंखों की चमक बदल सकती है। इट चेंजेस योर लुक टोटली, इट चेंजेस योर पर्सनालिटी टोटली। दुनिया भर के एक्टर्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कर करके पूरा चेहरा ही बदल दिया। किसी की बुरी सर्जरी को देखकर किसी का काम करेक्ट किया। स्पेसिंग बिटवीन द टू प्रोसीजर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो सर्जरी गलत जगह पे गलत हाथों हुई है एंड यू मे नॉट रियली एबल टू अंडू। अगर आपने चिन की साइज बढ़ा भी दी तो भी पूरे चेहरे की लुक चेंज हो सकती है। पर बोन की साइज बढ़ाते कैसे? ये जो कमर का हिस्सा है, यहाँ पे जो बोन होता है उसका एक हिस्सा निकाल के उसको शेप देके यहाँ पे मुंह पे चिपका दो। यस। बहुत सारे लोगों को वेट लॉस चाहिए, आप जुगाड़ के साथ वेट लॉस कर सकते हो। लाइपोसक्शन फैट रिडक्शन में हेल्प करेगा। आर्म्स में स्किन हैंग होती है, टमी में स्किन हैंग होती है, थाइज में स्किन हैंग होती है, उसको आप सर्जिकली निकालते हैं तो आप 35-40 केजीज भी लूज कर जाते हो पर उसके साथ साथ क्या इंसान ज्यादा हेल्दी भी बन जाता? इफ समबडी इज ओबीज और उस वजह से वो एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है तो यू आर मेकिंग हिम लाइटर, जिसकी वजह से ही इज एबल टू डू द फिजिकल एक्टिविटीज इन अ बेटर वे। मेल इम्प्लांट्स बॉडी बिल्डिंग सेंट्रिक होते हैं। एग्जैक्टली, जैसे चेस्ट या पेक्स का फुलनेस है, एब्स का फुलनेस है, काफ का फुलनेस है, दे आर अ वे टू एनहांस द लुक्स। जिस वजह से आप जिम जा रहे हो शायद एक ऑपरेशन की वजह से आपको एक हफ्ते में मिल सकता है। दोस्तों ये एक बहुत क्विक फायर इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है। डॉक्टर नीलेश सातभाई जो हमारे देश के टॉप प्लास्टिक सर्जन है, आज हमें बताएंगे कॉस्मेटिक्स प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, यानी कि चेहरा कैसे बदले, बॉडी कैसे बदले, फैट चर्बी कैसे कम करे बॉडी से। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। आज इन सारे ऑपरेशंस के बारे में जानिए, उनके प्राइस के बारे में जानिए और जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनके बारे में जानिए। जो हमारे देश के सबसे अमीर लोग हैं, जो एकदम टॉप लेवल है सोसाइटी का, कॉस्मेटिक्स प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा करता है। ये हमारा देश का सच, और देश के सच को आज हमने आपके सामने पेश किया है हिंदी में। फैमिली के साथ अगर बैठ के देखना है, फैमिली के साथ बैठ के देखो। यही है टीआरएस के मेडिकल सीरीज का कमाल। बहुत कुछ सीखोगे आज, आप बहुत इन्फॉर्म्ड हो जाओगे एज अ मेडिकल कंटेंट कंज्यूमर। दिस इज डॉक्टर नीलेश ऑन टीआरएस। पिछली बार डॉक्टर साहब के साथ हमने जनरल सर्जरी की बातें करी, मॉर्बिड थोड़ी इंटेंस चीज़ों के बारे में बातें करी। आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ होते हैं कि मेरे चेहरे में ये खराबी है, ये कमी है, मेरी हेयर लाइन अफेक्ट हो रही है, मेरा बॉडी का शेप खराब हो रहा है। पर सच ये है कि 2024 में साइंस यहाँ तक पहुँच चुका है कि आप लिटरली अपने पूरे बॉडी को बदल सकते हो, चेहरे को काफ़ी हद तक बदल सकते हो। पर एक प्लास्टिक सर्जन की बातें सुननी चाहिए आपको। आज हमारे साथ है भारत के टॉप प्लास्टिक सर्जन। सर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, इट इज अ प्लेजर बीइंग हियर। पिछली बार काफ़ी इंटेंस, ब्लडी, ग्रूसम कॉन्वर्सेशन करी। आज थोड़ी सी लाइट कॉन्वर्सेशन करेंगे, ओके, ताकि लोग ये वाला एपिसोड शायद फैमिली के साथ देख सकें। श्योर, लेट्स गो। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्लास्टिक सर्जरी 101, कॉस्मेटिक्स प्लास्टिक सर्जरी 101। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के, सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया भर के एक्टर्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कर करके पूरा चेहरा ही बदल दिया, टू द पॉइंट जहाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये प्री प्लास्टिक सर्जरी नेचुरल दिखते थे। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये मैं मुंबई में रहकर कह रहा हूँ, वर्सोवा में रहता हूँ मैं। वर्सोवा इज कैपिटल ऑफ मॉडल्स और एक्टर्स हु आर अपकमिंग, क्योंकि उन एक्टर्स और मॉडल की लाइफ में वो पैसा कमा रहे हैं दूसरों के ओपिनियंस की वजह से, कि आप ऐसे दिख रहे क्यों हो। अगर आपका ये आप बदल दोगे तो ज़्यादा अच्छे दिखोगे, आपका नाक थोड़ा बड़ा है, आपकी जॉ थोड़ी बड़ी है, आप हल्के से मोटे बन चुके हो। तो हमेशा ना उनकी रियलिटी में इनसिक्योरिटीज़ पॉइंट आउट किए जाते हैं। सुंदर से सुंदर यहाँ के वर्सोवा की लड़कियाँ और सबसे जो हैंडसम लड़के होते हैं उन्हें खुद लगता है कि वो अगली है। एक्चुअली वो सारे बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, पर उनके दिमाग में वो बहुत अगली होते हैं। एग्जैक्टली, तो ये वही कि इट इज़ अ स्क्यूड प्रायोरिटीज एक्चुअली, या ये माइंडसेट का इशू है। लाइक
एंड माइंडसेट एक्चुअली कम्स, फिर अल्टीमेटली वो हर फील्ड में वो माइंडसेट आ जाता है. जी. It is not just about surgery. It is about your professional life. It is about your personal life. It is about your career. It is about your long-term goals. तो अल्टीमेटली ये माइंडसेट या उसकी वैल्यू या एज अ पर्सन आप कैसे हो, या हाउ आर यू बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी और योर मेंटल स्ट्रेंथ, या इन द लॉन्ग टर्म व्हाट रियली मैटर्स. तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जो है, इसको रख के जब आप सोचेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि आज आपके पास जो है आपको उसको किस तरीके से वैल्यू करना चाहिए. या डेफिनेटली इफ़ देयर इज़ समथिंग जो कि सेफली, इजीली, रिलायबली ठीक हो सकता है, डेफिनेटली वो करना चाहिए. या कुछ ग्रॉसली एबनॉर्मल है तो डेफिनेटली उसके लिए एफर्ट देना चाहिए कि उसको बेटर किया जा सके. बट अदरवाइज जो है कई सारी चीज़ें जो है वो दे आर ऑल इन द माइंड, एंड दे ऑनेस्टली नोबडी कैन चेंज इट अनलेस आप खुद उसको रियलाइज़ करो, खुद एनालाइज करो, एंड खुद आप उसको ठीक करने की कोशिश करो. There are certain things which nobody can control actually. यार YouTube से कमाई कितनी होती है. पॉडकास्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनर्स है फॉर मल्टीपल लेवल्स. पर इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होता है, कुछ हैक्स होते हैं. मैं मानता हूँ कि अगर आपको YouTube पर ग्रोथ मिल गई तो आपको सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसे कमाओगे. पर आज के ज़माने में YouTube एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. अगर आपको भी ये सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आपका भाई लेके आया है एक कोचिंग बेस्ड कोर्स, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक. अगर आपको भी खुद की पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये है हमारा स्पेशल बियर बाइसेप्स के अलावा उसका पॉडकास्टिंग 101 कोर्स, लिंक डाउन बिलो. बट यस, कुछ फीचर्स को डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है जिससे कि आपका पूरा वो भी मैटर करता है कि कोई भी चेहरा चमकता है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता है या आंखों में जो चमक होती है जी, वो सब चीज़ें बदलती है कुछ माइनर करेक्शन की वजह से भी. कभी आंखों कभी की चमक बदल सकती है. इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो. समझो किसी को कोई बात अफेक्ट हो रही है जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन है या दे आर नॉट कंफर्टेबल, कि नाक बड़ा है मेरा. हाँ, एंड कुछ माइनर करेक्शन से यू फील बेटर एंड इट चेंजेस योर लुक टोटली, इट चेंजेस योर पर्सनैलिटी टोटली. क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ने से खुशी बढ़ती है और खुशी आंखों में झलकती है. यस एग्जैक्टली. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर मेरे ख्याल से अगर आपको सच में किसी के लुक्स इंप्रूव करने हैं तो छोटे मोटे माइनर चेंजेस की जरूरत होती होगी एग्जैक्टली. यूजुअली. यस करेक्ट. यस कि नाक को हल्के से बदल दिया तो बहुत ज्यादा फर्क होता है. यस जॉ को हल्के से बदल दिया तो बहुत ज्यादा फर्क होता है. और यही होती है आर्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. यस करेक्ट. यस. ये शायद आप सिर्फ टाइम के साथ सीख सकते हो. जी हाँ. यस, टाइम एंड एक्सपीरियंस मैटर्स. कई बार आपको हर पेशेंट के साथ, हर केस के साथ आपको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो यू आर कंटिन्यूसली लर्निंग. प्लस जो एक्सपीरियंसेस है वो म्यूचुअली शेयर होते हैं, कई साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स पे हो या कॉन्फ्रेंसेस में हो, आप अपने कलीग्स से डिस्कस करते हैं. तो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस बिल्ड ऑन जी. कि क्या होता है, कैसे होता है, या किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है. सो एवरीबडी इज लर्निंग एक्चुअली. सबसे कॉमन फेस सर्जरी कौन सी होती है? राइनोप्लास्टी या नाक नेजल करेक्शन. नाक जो डिफॉर्म्ड होते हैं, अगर किसी की नाक समझो ज़्यादा हम्प है या क्रुकेड है या कर्व्ड है, ज़्यादा वाइड है, तो नाक के अलग अलग तरीके के करेक्शंस होते हैं. उनको नॉर्मलाइज करने की जो कोशिश की जाती है उसको राइनोप्लास्टी कहते हैं. सर आप गेस करो कि मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है. प्राइस बताओ सर. तो ऑन एन एवरेज अगेन देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन राइनोप्लास्टी. कई बार सिर्फ स्किन या सॉफ्ट टिश्यू का करेक्शन होता है, कई बार अंदर के बोन्स को भी तोड़ के रिपोजिशन किया जाता है. अंदर के सेप्टम में कभी कभी कर्वेचर होता है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ डेविएटेड सेप्टम, या जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होते हैं उसकी वजह से स्नोरिंग होता है जी. हाँ, तो ये सारे मल्टीपल चीज़ें जो है ये कंबाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. या किसी चीज़ का बेस वाइड होता है, टिप थिक होता है, ये सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एडजस्ट किया जाता है. तो ऑन एन एवरेज अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज़ तक. 1-2 लाख में 2 टाटा नैनो लेने के बदले नाक बदल दो. यस. मैक्सिमम 2 लाख का खर्चा होता है राइनोप्लास्टी में. नो, इट इज़ वेरिएबल अगेन. क्योंकि हर हॉस्पिटल में द रेट्स एंड चार्जेस आर डिफरेंट. हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. सो इट इज़ वेरिएबल, बट दिस इज एन एवरेज फिगर आई एम टॉकिंग ऑफ. पेन होता है?
थोड़ा बहुत पेन होता है. देयर इज नो आई मीन कोई भी सर्जरी में हल्का सा पेन तो होता ही है, जी जी. बट येस इट इज मैनेजेबल और इट इज टॉलरेबल. ओके. तो मान लो आपने संडे को सर्जरी कर ली, कब तक शहर में घूम सकते हो उस सर्जिकली ऑपरेटेड? अगेन आपने क्या क्या किया है अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कई नोज अगर ब्रॉड है या बोन्स जी. अगर ब्रॉड है जी, तो जी. हमको उस बोन को एक्चुअली फ्रैक्चर करना पड़ता है. यू हैव टू ब्रेक द बोन अच्छा. उसको नैरो करने के लिए. जी. एंड देन क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, राइट, तो जैसे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको प्लास्टर लगाना पड़ता है. तो नाक की सर्जरी के बाद भी वो बोन्स वापस कोलैप्स ना हो या वो वापस डिस्टर्ब ना हो या कोई गलत पोजीशन में ना जाए, इसके लिए कई बार नाक के अंदर आपको 1-2 दिन के लिए समझो कुछ पैक करना पड़ता है. देयर इज अ नेजल पैक, या फिर नाक के ऊपर भी एक ड्रेसिंग या प्लास्टर जैसा ड्रेसिंग लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट द बोन्स, और ताकि वो शिफ्ट ना हो या दोबारा से डिस्टर्ब ना हो. मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आई एम अज्यूमिंग फिर से 1 हफ्ते का रिकवरी टाइम रहता है. नहीं, तो जैसे फ्रैक्चर कोई भी हील होने में हड्डी को जुड़ना है वापस, जी. राइट, बट फेस की हड्डियां जो है वो पतली होती है एंड रिलेटिवली फेस का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा होता है. तो इसलिए हीलिंग ऑफ द फेशियल बोन्स, चेहरे की जो हड्डियां है वो ज़्यादा फास्ट हील होती है. अच्छा. बट स्टिल उसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है. तो 2 से तो 3. अगर हमको प्लास्टर नाक के ऊपर लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते रखा जाता है. जी. एंड उसके बाद भी नाक में कुछ हद तक स्वेलिंग रहती है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्वेलिंग 2 से 3 हफ्तों में सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है. बट नाक के टिप की या बाकी एरियाज़ की जो स्वेलिंग है उसको कम होने में 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं. तो एक माइन्यूट सा चेंज या स्वेलिंग जो कि सिर्फ खुद को या अपने क्लोज सर्कल्स को नोटिसेबल है, वैसी स्वेलिंग रह सकती है. बट द ग्रॉस स्वेलिंग जो कि कोई अनजान आदमी पहचान ना सके, वैसी 2 से 3 हफ्तों में चली जाती है. अनजान आदमी को देख के लगेगा कि क्या मस्त नाक है. यस, बस यस, उतना ही. ओके. मैंने सुना है कि जॉ करेक्शन भी कॉमन होती है, करेक्ट? यानी कि अगर किसी की ऐसी जॉ है, बिल्कुल ब्रॉक लेसनर की तरह जॉ, तो फिर उसे करेक्ट कर देते हैं. यस. तो उसमें भी 2-3 तरीके हैं. इधर हड्डी की एनलार्जमेंट है जी. या द जॉ बोन्स आर वाइड, तो उसमें थोड़ा सा चिजलिंग करके उसको नैरो किया जाता है. या मसल हाइपरट्रोफिक है, जो मैसेटर या जॉ के मसल्स है दे आर टू थिक, उसकी वजह से भी हो सकता है. या कभी कभी देयर इज़ फैट डिपोजिशन, जैसे डबल चिन या नेक में एक्सेस फैट डिपोजिशन होता है, तो उसको फैट को कम करने के लिए लाइपोसक्शन किया जाता है ताकि जॉ का डेफिनेशन इंप्रूव हो जाए या द चिजल्ड अपीयरेंस इज बेटर. या समटाइम्स द बकल फैट इज एक्सेस, तो बकल फैट या गाल के अंदर जो फैट है उसको कम किया जाता है टू रिड्यूस द फुलनेस ऑफ द चीक्स. तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. चिजल, बोन को चिजल करते हो. यस. सो जस्ट एज जैसे कारपेंट्री में इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, दिस आर जी. प्रैक्टिकली द सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स. तो उस सर्जरी में बेसिकली आप यहाँ एक छोटा सा कट कर रहे हो, फिर बोन दिख गई और फिर बोन पर घिसाई करते हो. यस. तो इधर वो चिजल जो होता है, जी. आप उसको हैमर से टैप करके यू कैन शेव ऑफ अ पार्ट ऑफ द बोन, ओके. शेव इट ऑफ इन लेयर्स सो दैट द यू कैन प्लान इट. उसमें भी प्लानिंग होती है. इधर प्री ऑपरेटिवली आप एक्सरेज करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, जिससे आपको एक बोन साइज या वॉल्यूम का आइडिया पता चलता है. एंड देन यू प्लान इट कि आपको कितना रिडक्शन करना चाहिए, व्हाट इज़ द पेशेंट एक्सपेक्टेशन. जी. ये सब चीज़ों को मैच करके देन यू डू इट. यही सेम 1-2 lakhs इसी रेंज में होता होगा. Yes. छोटी मोटी फेस की करेक्शन करनी है 1-2 lakhs एंड रिकवरी टाइम 3-4 वीक्स. यस. 1 महीने का रिकवरी टाइम, 2 नैनो, बस. यस. हमेशा चेहरे में कुछ ऐसा दिख गया वैसे बदल दो. यस. चेहरे को लेकर वैसे हम अनलिमिटेड कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं. हेयर के बारे में पूछ सकता हूँ मैं आपसे, आँखों के बारे में. आई बिलीव आँखों की प्लास्टिक सर्जरी अलग ही होती है क्योंकि वो एक बहुत सेंसिटिव रीजन है. यस. तो आँखों का पूरा शेप आप बदल सकते हो. आँखों का शेप इन द सेंस मेजर द मोस्ट कॉमनेस्ट जो है सर्जरीज आँख की, जो है जो फैट बैग्स होते हैं आँख के ऊपर या नीचे. विद एज क्या होता है कि स्किन की लैक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है. तो चेहरे का जो फैट है, जैसे बेबी फैट, बच्चों में जो चेहरा है वो एकदम चबी होता है या फैट ज़्यादा होता है, इट इज़ फुल, द स्किन इज टेंस या फुल. विथ एज क्या होता है कि वो फैट लॉस होता है. जो मसल्स है वो भी कुछ हद तक लैक्स या
कम पतले होते हैं. जो बोन्स है वो भी कुछ हद तक रिजॉर्व होते हैं. वाई डज द आई सॉकेट्स लुक बिगर? जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं, बिकॉज द सॉकेट्स ऑल्सो द बोन्स रिजॉर्व या बोन्स गल जाते हैं. जिंदगी का सच भी पता चल रहा है, इसलिए आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं. सो दीज आर द चेंजेस जो एज के साथ साथ कुछ होते हैं. या लिगामेंट्स जो होते हैं वो भी लैक्स होते हैं. तो ये जो फैट बैग्स है आंखों के अराउंड, जो कि पहले भी होते हैं, बट ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं विद टाइम, तो ये फैट बैग्स जो है वो लैक्स होके लूज होता है. तो यू कैन सी देम आइदर आईलिड्स के ऊपर या अपर या लोअर आईलिड्स के ऊपर. तो इन फैट बैग्स को निकालना है, जिसको हम ब्लेफोरोप्लास्टी कहते हैं. तो ये जो है एक यूथफुल लुक लाने के लिए या वापस थोड़ा सा रिवर्सल ऑफ एजिंग करने के लिए ये फैट बैग्स को फिर निकाला जाता है या कम किया जाता है. तो आइदर द अपर आईलिड्स और द लोअर आईलिड्स, उसका ब्लेफोरोप्लास्टी इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट सर्जरीज दैट वी डू. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्टर्स और मॉडल्स करते हैं ये. यस. ऑडियंस प्लीज़ ये जानो. यस. तो जिन एक्टर्स को देखकर आपको लगा कि इतने ज़्यादा सेक्सी दिखते, इतने ज़्यादा सुंदर है, यार बहुत कुछ होता है इसके पीछे. इट्स नॉट एज सिंपल. और ये उनकी गलती नहीं है. प्लीज़ जजमेंटली मत देखो उन्हें, कि उनकी रियलिटी, उनका जॉब ही अच्छा दिखना. पर आपको एज अ सिनेमा गोअर एंड एज एन ऑडियंस ये जानना चाहिए कि ये है साइंस की असलियत. साइंस यहाँ तक पहुँच चुका है. तो बेसिकली ओके, चेहरे से हम मूव ऑन करेंगे. उसके पहले मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे. मैंने सुना है कि चिन को अगर आपने हल्के से बदल दिया तो बहुत डिफरेंस होती है पूरे चेहरे में. ये एक प्लास्टिक सर्जरी का एक रूल होता है. उसी तरह अगर आपने चिन की साइज बढ़ा भी दी तो भी पूरे चेहरे की लुक चेंज हो सकती है. तो बोन को घटाते कैसे ये मैं समझ गया, चिजल, हैमरिंग ये सब होता है, पर बोन की साइज बढ़ाते कैसे? तो ये फेशियल एस्थेटिक्स के कुछ नॉर्म्स है. मतलब एक स्टैंडर्ड या सुंदर दिखने वाला चेहरे के कुछ पैरामीटर्स होते हैं. उसमें अगर चिन की पोजीशनिंग जो है, ये लोअर लिप के कंपैरेटिवली चिन कहाँ होनी चाहिए जी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है. तो जैसे कम करने के लिए तो उसको बोन को शेव ऑफ किया जाता है या चिजलिंग किया जाता है. बढ़ाने के लिए वहाँ पे आइदर आप इम्प्लांट लगा सकते हैं, जैसे देयर आर सम सिलिकॉन इम्प्लांट्स या कुछ और मटेरियल्स के इम्प्लांट्स मिलते हैं जहाँ पे उसकी साइज़ आप ऑगमेंट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. ट्रेडिशनली पहले वहाँ पे बोन का एक टुकड़ा या बोन ग्राफ्ट भी लगाया जाता था, पर आजकल ये कॉमनली सिलिकॉन इम्प्लांट्स की मदद से किया जाता है. कहाँ से निकाल के? बोन ग्राफ्ट. तो बोन यूजुअली आइलियक क्रेस्ट, ये जो कमर का हिस्सा है, यहाँ पे जो बोन होता है उसका एक हिस्सा निकाल के उसको शेप दे के यहाँ पे मुंह पे चिपका दो. यस. ओके. तो बॉडी में सब स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है. तो प्लास्टिक सर्जरी इज़ ऑल अबाउट टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, उसको आप शेप दो, मोल्ड दो. प्लास्टिक, दैट इज़ व्हाट प्लास्टिक इज़. उसको आप जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस तरीके का मोल्ड दो, शेप दो और वहाँ पे ये करो. तो इट इज़ एवरीथिंग इज़ देयर इन द बॉडी इटसेल्फ. बहुत कम चीज़ों के लिए आपको बाहर से या आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है. जी सर, आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स की बातें सुननी है लोगों को. ओके. एंड अक्सर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ फीमेल्स के आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स होते हैं, पर सच है कि मेल्स के भी आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स होते हैं. आई थिंक एब्स में और चेस्ट में भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. यस. मेल्स के कहाँ होते हैं? तो यूजुअली पेक्स जो है, पेक्स में इम्प्लांट्स लगवाते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर एक्चुअली. ताकि वाइड, नॉट वेरी कॉमन. या Wide जो chest फुलनेस है या जो चेस्ट की बिल्ट लुक आए, जी, उसके लिए एज अ रिप्लेसमेंट एनीवेयर कहीं पे भी इम्प्लांट जो इस्तेमाल होता है. नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में जो आप मसल बिल्ड करते हो या जो फुलनेस नेचुरल लगता है, जैसे चेस्ट या पेक्स का फुलनेस है, एब्स का फुलनेस है, काफ का फुलनेस है, मैनी काफ इम्प्लांट्स भी होते हैं, बटक इम्प्लांट्स भी होते हैं. तो ऑल दीज इम्प्लांट्स आर देयर, but yes, they are a way to enhance the looks. बॉडी बिल्डिंग स्टाइल. Not really body building, but yeah, to have a more fuller look. कई बार किसी के जैसे breast implants are the commonest. जी. तो breast को fullness देने के लिए या elevation देने के लिए ये एक पूरी सेक्शन होगी. क्योंकि आई फील कि इम्प्लांट्स की बात की जाए तो मेल इम्प्लांट्स और फीमेल इम्प्लांट्स अलग होते हैं. Right. एज आई एम श्योर कि द साइंस इज सिमिलर, पर लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है. Right. मेल इम्प्लांट्स बॉडी बिल्डिंग सेंट्रिक होते हैं. कि जिस वजह से आप जिम जा रहे हो वो एक्चुअली शायद एक ऑपरेशन की वजह से आपको एक हफ्ते में मिल सकता है. एक साल भर की मेहनत. शोल्डर के होता है? नहीं. ऑनेस्टली जो इम्प्लांट्स है
प्रैक्टिकली नेचुरल मसल्स या नेचुरल लुक को वो रिप्लेस नहीं कर सकता है, राइट. एंड प्लस उसकी रेयरिटी इतनी है या इतने कम केसेस में वो किए जाते हैं कि दे आर नॉट वेरी कॉमन प्रोसीजर्स. भारत में कॉमन नहीं है. नहीं, नॉट सो मच. अब बेस्ड इन मुंबई हो, हाँ, जो हमारा मीडिया कैपिटल है, यस. पर ब्रोज आते हैं आपके पास मेल इम्प्लांट्स के लिए? नहीं, नॉट मच, बिकॉज एज आई सेड कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द काम फिर भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है. जी. बट एज अ कॉस्मेटिक सर्जन्स जो स्पेशलाइज या प्योर कॉस्मेटिक काम करते हैं, शायद उनके पास उस तरीके के क्वेरीज आते होंगे. ओके. बट नॉट आई एम नॉट मच एक्सपीरियंस अबाउट. ओके, ऑलराइट. तो फिर जब हम आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स की बातें कर रहे हैं, सबसे कॉमन आई थिंक ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ही होते हैं. यस, ये शायद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक सर्जरीज है. यस. मैं आपको स्टार्ट में ही प्राइस पूछ लूँगा और फिर आप समझाइए कि दर्द और प्रोसीजर क्या होता है, पर प्राइस कितनी है? तो इम्प्लांट्स यूजुअली अराउंड 30 to 50,000 के आसपास वो इम्प्लांट्स की कॉस्ट होती है. जी. एंड प्लस द सर्जिकल कॉस्ट गेट्स एडेड, सो इट बिकम्स कि 1.5 लाख रुपए तक का सर्जरी होता है, वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक. 1.5 से 2 लाख, 2 लाख मैक्सिमम. यस. तो टोटल कॉस्ट 2 लाख के आसपास. बहुत कॉमन है. यस. आई थिंक नॉन मीडिया लोग भी बहुत करवाते हैं ये. यस. कॉम्प्लिकेशंस क्या है सर्जरी के? पेन होता है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है. इनफैक्ट ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें एक हल्के से कट में से एक पॉकेट बनाया जाता है जहाँ पे वो इम्प्लांट, उसकी भी प्लानिंग की जाती है. जैसे चेस्ट साइज़ क्या है, ब्रेस्ट की बेस की विड्थ क्या है, उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके का इम्प्लांट सूटेबल होगा. एंड उसमें अलग अलग देयर आर डिफरेंट टाइप्स एक्चुअली, प्रोजेक्शन के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से, शेप्स के हिसाब से. सर्कुलर इम्प्लांट्स होते हैं, एनाटॉमिकल या नेचुरल इम्प्लांट्स होते हैं जिसमें टॉप में थिकनेस लेस, बेस में वो ज़्यादा ब्रॉड होता है. जी. तो ये अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में अल्टीमेटली द कंसेप्ट इज़ कि आपको एक पॉकेट बनाना है जहाँ पे वो इम्प्लांट को डाला जा सके, ब्रेस्ट के नीचे. ब्रेस्ट के नीचे. तो ये पॉकेट टिपिकली ब्रेस्ट और जो चेस्ट का मसल होता है आइदर उस प्लेन में डाला जाता है, या कभी कभी चेस्ट के मसल जो पैक मसल्स होता है उसके नीचे डाला जाता है. मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर आप बॉडी के अंदर सिलिकॉन डाल रहे हो तो आपकी बॉडी उस सिलिकॉन के साथ कैसे रिएक्ट करती है? तो सिलिकॉन को डाला इसलिए जाता है क्योंकि वो सबसे कम रिएक्टिव मटेरियल है. तो वो रिलेटिवली इनर्ट, जिसको कहते हैं हम, इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है, जिसकी वजह से बॉडी उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देती है. और थोड़ी रिएक्शन होती है? थोड़ी रिएक्शन देती है, बट दैट वो मैनेजेबल है या दैट इज़ टॉलरेबल. तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी, भले ही वो मेटल हो या सिलिकॉन इम्प्लांट हो, जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी अगेन आइडेंटिफाई करती है कि ये एबनॉर्मल है, तो उसके अराउंड एक शेल बन जाता है या कैप्सूल जिसको कहते हैं, नेचुरली फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ बॉडी में रह के भी इट इज़ अवे फ्रॉम द सिस्टम, बिकॉज वो कैप्सूल इवेंचुअली वो कैप्सूल उसके अराउंड बन जाता है. तो द इम्प्लांट इज़ देयर इन द बॉडी, बट वो बाकी टिश्यूज से अलग है क्योंकि इट इज़ कैप्सुलेटेड. ये इम्प्लांट फट सकता है? यस. कैसे? अगर उस पर कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो या ट्रॉमा हो या फॉल हो, उसकी वजह से वो इम्प्लांट फट सकता है. या प्रीवियसली जो पुराने जनरेशन्स, उसमें भी अभी इम्प्लांट में कई सारे जनरेशन्स है, विद टाइम उसमें क्वालिटी या जेल, उसमें जो कोहेसिव जेल होता है उसके जनरेशन्स बदल चुके हैं. या नाउ वी हैव मच स्ट्रॉन्गर जेल इन द इम्प्लांट जो कि इजीली रप्चर या फ्रैक्चर नहीं होता है. बट प्रीवियसली वो इम्प्लांट फ्रैक्चर या वो जेल का लीक होना, ये सब वॉज क्वाइट कॉमन. तो अगर जेल लीक हो गया तो क्या होता है? तो नॉट रियली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, एक तो बेसिकली अगर इम्प्लांट डिफ्लेट हो जाता है या रप्चर हो जाता है तो जो फुलनेस है या साइज़ है वो ऑल्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से यू कैन मेक आउट की शायद कोई प्रॉब्लम है. एंड अगर वो रप्चर हो चुका है तो देन यू हैव टू रिमूव इट एंड रिप्लेस इट इफ रिक्वायर्ड. पर आज के ज़माने में आज के ज़माने में ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो चुके हैं. पर एक ज़माने में अगर आप गिर गए तो ब्रेस्ट इम्प्लांट फट गया. नॉट दैट इजीली, बट होता था. वैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट स्टार्ट कभी हुए? काफ़ी टाइम हो गया. आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द टाइम लाइन्स, बट या आई गेस एटलीस्ट 50 साल पहले. 50, 60, 70 उस रेंज में. यस. डैम. और ये सर्जरी अभी भी इवॉल्व हो रही है? यस. हर सर्जरी इवॉल्व होती होगी. यस.
ये कॉमन सर्जरी इसलिए है क्योंकि गर्ल्स का कुछ गर्ल्स का कॉन्फिडेंस शायद इससे बढ़ेगा. वही लॉजिक प्लास्टिक सर्जरी का सेम ही रहता सेम है लॉजिक. कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो, प्लास्टिक इट सर्जरी इज करो. टू इम्प्रूव द बॉडी इमेज, आपका मेंटल कॉन्फिडेंस. दैट इज द होल पर्पस ऑफ इट. इट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. पेशेंट्स में साइकोलॉजिकली स्पीकिंग बिफोर और आफ्टर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आपने क्या फ़र्क देखा है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग? अगेन इट इज़ अ चेंज पर्सनैलिटी. कई बार जो कॉन्फिडेंस है, जो ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन है, या जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो चेंज हो जाती है. बिकॉज इट डज़ मैटर. इट डज़ क्रिएट अ ह्यूज साइकी में बहुत फ़र्क पड़ता है पेशेंट की. ये आपने नोटिस किया? यहाँ हम बिल्कुल किसी को भी एनकरेज या डिस्करेज नहीं कर रहे हैं. नहीं, यहाँ बस इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रहा है प्लास्टिक सर्जन के एक्सपीरियंस से. तो दैट्स व्हाट वी आर शेयरिंग. एग्जैक्टली. क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे कॉन्वर्सेशन से ऑफेंड भी हो सकते हैं कि यार ऐसे कैसे बोल दिया. ये टोटली इलेक्टिव चीज़ें हैं. जी. जिसको लगता है कि ये चीज़ें मैटर करती है, उनके लिए ये ऑप्शंस या सॉल्यूशंस है. बट ये नेसेसरी नहीं है कि सबको करना ही है. राइट. क्योंकि हर एक की प्रायोरिटी अलग है, हर एक का आउटलुक या अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ अलग है. तो ये टोटली एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है जो कि इंडिविजुअल डिसीजंस पे बेस्ड है. जी. तो यहाँ पे ना किसी पे फोर्स है, ना कोई ये है. तो ये कम्युनिकेशन में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अगेन वी कम बैक टू द बेसिक्स. जी. मेडिसिन में whether it is cosmetic surgery or any besides the commercial aspect of it, ये clarity in the communication या honesty या transparency in the communication is again most important. Okay. तो सर मान लो बेसिकली बहुत सारे लोगों को वेट लॉस चाहिए. आप बेसिकली ये कह रहे हो कि डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए, दैट इज द बेसिस. पर कुछ एक्सट्रीम केसेस में या कुछ अमीर केसेस में आप जुगाड़ के साथ वेट लॉस कर सकते हो. करेक्ट. तो लाइपोसक्शन कर लिया, वो सर्जरी कर ली, शायद मल्टीपल लाइपोसक्शंस कर लिए, उसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सी लूज हो गई. अभी स्किन और मसल्स को दोनों को आपको टमी टक के थ्रू सिला के बेसिकली टाइटन करना पड़ता है. Am I right? आप बेसिकली अंदर से सिला रहे हो चीज़ों को. कैसे होता है कि वेट लॉस, ये जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो है जी, दीज हैव सर्टन लिमिटेशंस. ओके, कि किस सिचुएशन में ये प्रोसीजर्स एप्लीकेबल है और किस में नहीं, ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है. एकदम एक्सट्रीम ओबेसिटी जो होती है, जहाँ पे योर मॉर्बिडली ओबीज या योर BMI इज़ वेरी हाई, उसमें आपको बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है या कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है. विद बेरियाट्रिक सर्जरी व्हाट वी मीन इज़ दैट आपकी जो स्टमक की कैपेसिटी है उसको कम किया जाता है. स्टमक को काट के, स्टमक को इधर कट किया जाता है या एक बैंड लगा दिया जाता है, जिससे कि आपका इंटेक जो है वो कम हो जाता है. इससे यू टेंड टू लूज वेट वेरी रैपिडली. पर इसके साइड इफेक्ट ये भी होते हैं कि आप कम खाना खा पाते हो, आपका पेट झट से भर जाता है. यस. तो लिटरली आपके स्टमक की कैपेसिटी इज 50 और 100 ml. जी. जिससे कि आपका वॉल्यूम इंटेक इज वेरी लेस. यू कैनॉट ईट मच और आप फुल हो जाते हो थोड़ा सा खाने के बाद भी. उसकी वजह से यू टेंड टू लूज वेट ड्रामेटिकली. तो आप 35-40 kgs भी लूज कर जाते हो उस वजह से. बट उस वजह से सेकेंडरी प्रॉब्लम ये होता है कि देर इज़ लॉट ऑफ लूज एंड लैक्स स्किन विच इज़ हैंगिंग. आर्म्स में स्किन हैंग होती है, टमी में स्किन हैंग होती है, थाइज में स्किन हैंग होती है. तो इन सब चीज़ों को वापस शेप में लाने के लिए वी डू अ लॉट ऑफ बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स. मतलब आफ्टर वेट लॉस, आफ्टर मैसिव वेट लॉस वी कॉल. जी. कि बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स इज दैट जो एक्सेस स्किन ये लटक रही है, ये स्किन में एक टेंडेंसी होती है कि विथ एक्सरसाइज या विथ टाइम सम कॉन्ट्रैक्शन या टाइटनिंग हैपन्स. तो जो ये स्किन की टाइटनिंग होनी चाहिए, बट देयर इज अ लिमिट टू इट. उसके बियॉन्ड जो ये स्किन लैक्स रह जाती है, उसको आप सर्जिकली निकालते हैं, कट करके सिला देते हैं. ये लॉजिक. यस. जैसे मिडिल आर्म्स में द स्किन लटक रही है, आप एक्सेस स्किन निकाल के उसको सिलाते हैं. जी. तो you get these scars or suture lines, marks everywhere, but then within the clothes or this you're looking fit and fine. Without clothes you might have some scars here and there, but still you are much better. Scars को भी प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू निकाला जा सकता है. तो वो scars को उसी तरह प्लान किया जाता है कि वो दिखे ना. Typically along the waist line या along the medial arm, ताकि front view में वो दिखे ना.
तो वो स्कार्स को इस तरह से पोजीशन किया जाता है कि वो छिप जाएंगे आइदर अंडर द क्लोथ्स और अंडर द नेचुरल शैडोज ऑफ द बॉडी. तो दैट इज बॉडी कंटूरिंग. एंड व्हाट इज लाइपोसक्शन डूइंग इज दैट मॉडरेट ओबेसिटी में जहाँ पे आपको बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये फैट रिडक्शन में हेल्प करेगा. बट body contouring procedures are not primarily for weight reduction. They are just to change the shape of your body. एस्थेटिक्स. They are just to improve the aesthetic. जिन लोगों को योगा और वेट ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स नहीं करना है. Yes. Exactly. But that is the holistic way of looking at it. क्योंकि ultimately yoga is not just for your body. It is much more than that. जी. And even exercise या diet भी it does change your entire system. तो eventually वो hard truth है जो you have to accept. If you accept it in time, it is better, or you sometimes learn it in the hard way. रफली ये मेरा गेस है, प्लीज करेक्ट मी, पर मान लो जो आपके ऑन एन एवरेज पेशेंट्स हैं जो 35-40 ईयर्स के हैं जिनको योगा एक्सरसाइज ये सब नहीं करना है, आई एम अज्यूमिंग कि 2-3 सर्जरीज करनी पड़ेगी. थोड़ी सी यहाँ से लाइपोसक्शन, थोड़ी सी कॉन्टोरिंग, थोड़ी सी टमी टक, तो रफली 5-6 लाख का खर्चा होगा. Yes. उसी रेंज में 5-6 लाख, Yes. 7 लाख पकड़ के चलते. Yes. करेक्ट. पर उस 7 लाख के अंदर शायद 2-3 सर्जरीज, शायद 4-5, पता नहीं. बट ये टोटल ड्यूरेशन यूजुअली कितना होता है? 3 महीने. अगेन जो बॉडी पार्ट्स है सेम पार्ट पे आप अगर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो जस्ट आप गैप देते हो 2-3 महीने का बीच में, सो दैट द बॉडी इज़ आउट ऑफ स्ट्रेस या जो रिकवरी है प्रीवियस सर्जरी से वो पूरी तरह से हो जाए. एंड यू आर नॉट सब्जेक्टेड टू रिपीटेड एनेस्थीशिया ऑल्सो. मतलब एनेस्थीशिया, हर सर्जरी में एनेस्थीशिया की ज़रूरत होगी जी. ऑफ कोर्स एनेस्थीशिया टुडे इज़ एक्सट्रीमली सेफ बिकॉज द मेडिकेशंस जो आज इस्तेमाल होते हैं उनकी वजह से जो रिस्क्स है या प्रीवियसली कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते थे मेजर सर्जरीज में या लॉन्ग टर्म एनेस्थीशिया की वजह से, दैट सेफ्टी हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली. जी. बट स्टिल वी ट्राई टू बी एज सेफ एज पॉसिबल कि जितनी कम से कम उसमें ज़रूरत हो या जितनी हम सेफ्टी मार्जिन बढ़ाते हैं उतना द प्रोसीजर इज़ बेटर फॉर द पेशेंट एंड उतनी उसकी रिकवरी इज़ फास्टर. सो वी जो 2 प्रोसीजर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके की जाती है. ऑन एन एवरेज कोई आपके पास आ गया जिसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सेक्सी बना दो, ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा मोटा हो चुका हूँ या मोटी हो चुकी हूँ, फिर आप कहोगे कि अच्छा 3-4 सर्जरी आपको करनी पड़ेगी. तो रफली उनकी लाइफ का कितना टाइम चला जाता है उस सर्जिकल फेज में? सो नेचुरली अगर 3-4 सर्जरीज की ज़रूरत जिनको है और उनमें अगर स्पेसिंग वी आर प्लानिंग ऑफ 2 to 3 months, तो प्रैक्टिकली इट इज़ लाइक प्रोग्राम 6 to 9 months एंड प्लस रिकवरी, तो ऑलमोस्ट 1 साल का पूरा 1 साल का काम है. ये काम है. और करीब 7-8 लाख मैक्स. यस. उसके अंदर ही आपका नंबर होता होगा. ठीक. तो गाड़ी लेने के बदले दोस्तों खुद को ज़्यादा सेक्सी बना दो. वैसे LA और मुंबई में लोग यही कर रहे हैं. गाड़ी विल बी आउटडेटेड, तो योर बॉडी विल नॉट. बिकॉज लॉन्जिविटी इज इंक्रीजिंग, तो इट इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप हेल्थ फिटनेस या बॉडी पे स्ट्रेस दो ताकि यू मेंटेन इट. ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो मोस्टली एस्थेटिक हैं. आप फैट निकाल रहे हो, आप स्किन को स्टिच कर रहे हो, इंसान ज़्यादा सेक्सी दिख जाता है, पर उसके साथ साथ क्या इंसान ज़्यादा हेल्दी भी बन जाता? हेल्दी मोर देन फिजिकल हेल्थ, सबसे बड़ा बूस्ट होता है मेंटल हेल्थ को, कॉन्फिडेंस को, आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को, अप्रोच को, इंटरपर्सनल रिलेशंस को. इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट, स्पेशली आप किस डोमेन में है, सोशल एक्टिविटीज़ में. तो मेंटल हेल्थ को तो इट इज़ अ बिग बूस्टर. फिजिकल हेल्थ के लिए भी सपोज लाइक इफ़ समबडी इज़ ओबीज और उस वजह से वो एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो यू आर मेकिंग हिम लाइटर, यू आर मेकिंग हिम, एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है जिसकी वजह से ही इज़ एबल टू डू द फिजिकल एक्टिविटीज़ इन अ बेटर वे. तो दैट इज़ द फिजिकल एडवांटेज. ये ऐसे जो लोग 1 साल के प्रोसीजर्स के लिए साइन अप कर देते हैं, क्या आपने देखा है कि कुछ लोग फिर से वेट गेन कर लेते हैं? ये होता है. यस, होता है क्योंकि बेसिकली इंसान की मेंटालिटी पर डिपेंडेंट है. यस. तो अगर इतने सारे प्रोसीजर्स करने के बाद भी एक इंसान लेजी रहेगा तो फिर ऑब्वियसली तो
बिफोर वी वेंचर इनटू इट, या ये प्रोसेस शुरू करने के पहले वी आइडियली सजेस्ट कि आप डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू कीजिए. वी असेस द रेगुलरिटी, मोटिवेशन, डेडिकेशन. ओनली देन उससे भी एक आइडिया मिल जाता है कि कौन पेशेंट कितना बेनिफिट करेगा, या वो कौन कितना कंप्लायंट होगा जी, या किसको उसका असली में फ़ायदा होने वाला है. राइट, बिकॉज अदरवाइज इट इज़ अ वेस्टेड एफर्ट. अगर आपकी आदतें ही खराब है तो फिर सर्जरी और इतना ज़्यादा, सिर्फ सर्जरी पे डिपेंडेंस इज नॉट द सॉल्यूशन टू इट. मैंने ये सुना है, शायद दिस माइट बी अ रॉन्ग पीस ऑफ गॉसिप, कुछ लोगों ने ये प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर स्टार्ट किया. मान लो पहली बार थोड़ी सी लाइपोसक्शन कर ली, थोड़ी सी टमी टक कर ली. कुछ लोग, हर कोई नहीं, पर कुछ लोग अडिक्ट बन जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी के. ये सच है, ये लोग अडिक्टेड हो जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी से. यस, कि यार हर चीज़ को बदलना होता है बॉडी में. कि यार अभी स्किन के साथ मैं ये कर दूँ, अभी कॉन्टोरिंग के साथ वो कर दूँ, नाक को बदल दूँ. ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में ये एक प्रॉब्लम है. यस. तो ये जो बॉडी इमेज का जो फिक्सेशन है जी, ये कई बार एक एडिक्शन बन जाता है. या कई बार जो है आप विजुअली देखेंगे तो आपको कोई इम्परफेक्शन नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपके मन में अगर वो है कि कोई सामने वाला मेरी तरफ मेरे जो गलत फीचर है या एबनॉर्मल फीचर है उसी को देख रहा है, उसी को ऑब्जर्व कर रहा है, या उसी से वो मेरी तरफ उसका बिहेवियर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से सम हाउ मेंटली, साइकोलॉजिकली जो है कुछ लोग डिस्टर्ब्ड रहते हैं, या दे आर नॉट रियली सेटिस्फाइड विद द आउटकम्स, जिसकी वजह से दे टेंड टू अंडरगो रिपीटेड प्रोसीजर्स. एंड कई बार जैसे मैंने बोला कि स्पेसिंग बिटवीन द टू प्रोसीजर्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर पहले प्रीवियस सर्जरी की वजह से जो भी स्वेलिंग हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, या जो हीलिंग प्रोसेस है, उसको अगर आप पूरी तरह से सेटल होने का टाइम ना दो, और उसके पहले ही अगर आप और कोई प्रोसीजर कराओ, तो देन इट एड्स ऑन टू ऑल दैट थिंग. इट एड्स ऑन टू द स्वेलिंग, इट एड्स ऑन टू द इन्फ्लेमेशन, इट वर्सन्स द स्कार्स. तो मैनी अ टाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि they say that the wisdom or the wise surgeon is the one who knows when not to operate. मतलब पेशेंट को ना कहना. ना कहना. तो कई बार you need to say, you need to be firm, you need to say no, or you need to say that this is not the right time. जी, कि आपको जो mental disturbance हो रहा है, whether it is justified, and whether as a surgeon are you capable of delivering that outcome. Is it possible really कि the best surgical outcome, is it going to match your expectations? So that is something that has to be very practical, and that is where the doctor-patient bond or the transparency or the honesty or the ethics come in. जी, Where every consultation has to be really clear and transparent so that there is no doubt in the mind of the patient हिंदी कि वो क्या करने जा रहे हैं, उससे क्या आउटकम हो सकता है. तो ये जो डॉक्टर पेशेंट में जो ट्रांसपेरेंसी है, ये पहले कंसल्टेशन में ही एस्टेब्लिश हो जाना बहुत ज़रूरी है. तो ही वो ट्रस्ट मेंटेन होता है, तो ही वो कमिटमेंट मेंटेन होता है. एक पेशेंट को क्या ध्यान में रखना चाहिए? पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह से जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, या उसके जो सॉल्यूशंस है अवेलेबल, वो कितने प्रैक्टिकल है, या आपको खुद को कितना स्ट्रेच करना चाहिए उस रिज़ल्ट या आउटकम को अचीव करने के लिए, और क्या वो आउटकम जो आपको मिल सकता है या जो पॉसिबल है, क्या वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है, या आपको कुछ और उसमें कमी नज़र आ सकती है. तो टू बी ऑन अ रियलिस्टिक प्लेन, या एक सच्चाई का सामना करके या असलियत या सच्चाई को पहचान के रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, ये बहुत बड़ी बात है, या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बॉयज़ के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, गायनेकोमैस्टिया. गायनेकोमैस्टिया वैसे एक एक्चुअल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, पर ये बहुत रेयर होता है. जब आपके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे, तो कुछ बंदों में उनके चेस्ट के एरिया में निपल का टिश्यू ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. दैट इज़ आई थिंक द एक्चुअल केस फॉर गायनेकोमैस्टिया. पर बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स में चेस्ट फैट ज़्यादा होता ही है लड़कों में, और वो टाइम के साथ ना चेस्ट फैट कम हो जाता है. मैं ये मानता हूँ कि अगर 25 साल की उम्र के बाद भी आपको ये लग रहा है कि नहीं, आपके चेस्ट के एरिया में ज़्यादा फैट है,
तो फिर यू शुड गो फॉर चेस्ट करेक्शन सर्जरीज. दोज आर दी ओनली 2 केसेस. अगर असली गायनेकोमास्टिया है, उस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हमने ही, दोनों चैनल पे, वो देख लो. या तो अगर आपको एक्चुअल गायनेकोमास्टिया, या अगर आप अपने चेस्ट फैट को लेकर इनसिक्योर हो, जो बहुत लड़के होते हैं. Yes. मतलब मेरे एक फ्रेंड है, मेरे ही एज के, एट एज 29 उन्होंने ये चेस्ट फैट रिडक्शन सर्जरी करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भी वो शर्ट पहनते हैं वो अपने चेस्ट को लेकर बहुत इनसिक्योर. एक्चुअली वो फिट है, बट ही वॉज जस्ट वरीड कि उनके निपल्स ज़्यादा दिखते हैं शर्ट्स में, और अगर मान लो अगर वो टाइट टी शर्ट पहन रहे वगैरह. आई डेंट थिंक देयर वाज एनी प्रॉब्लम, पर ये अगेन बहुत सब्जेक्टिव होता है. Yes. आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे लड़के भी करते हैं. तो ये इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स एक्चुअली, जी. क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं. मेनी टाइम्स द कॉज इज नॉट नोन, या इसका असली कॉज जो है वो किसी को पता नहीं है. बस हर किसी का निपल अलग होता है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द निपल, इट इज़ द एंटायर ब्रेस्ट. तो आई मीन थियोरेटिकली स्पीकिंग, मेल ब्रेस्ट और फीमेल ब्रेस्ट इज टेक्निकली सिमिलर टिल अ सर्टन एज. जी. बट व्हेन द प्यूबर्टी के जो चेंजेस होते हैं, जी. फीमेल हार्मोन्स अलग होते हैं, उस वजह से फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट अलग तरीके से होती है, जो कि मेल्स में नहीं होती है. बट मेल्स में जो जिनको समझो गायनेकोमास्टिया या चेस्ट में फैट एक्सेस डिपॉजिट होता है या प्रोजेक्शन ज़्यादा लगता है, मेनी टाइम्स इट इज़ अ फैमिलियल स्ट्रक्चर, मेनी टाइम्स इट इज़ जेनेटिकली दैट वे कि हर एक का बॉडी फ्रेम जो है टिपिकली रन्स इन द फैमिलीज. रेयरली देर आर सेकेंडरी कॉजेस, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न जिसकी वजह से गायनेकोमास्टिया हो रहा है, जैसे कि स्टीरॉयड यूज़, ओके ओके. हाँ, या फिर सम अदर swellings या ट्यूमर्स इन द बॉडी विच कैन जनरेट सम हॉर्मोन्स, जी जी जी. जिससे कि ब्रेस्ट की एक्सेस डेवलपमेंट हो, या कोई मेडिकेशंस जिनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और फिर एक्सेस फैट डिपोजिशन होता है. तो ये दीज आर लाइक स्पेसिफिक कॉजेस ऑफ गायनेकोमास्टिया, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कॉज पता नहीं होता है. एंड द डिसीजन इज अगेन सब्जेक्टिव. फॉर सम इट मैटर्स, सम इट डजंट. जी. एंड द सोल्यूशन इज अगेन, प्रीवियसली ओपन सर्जरीज किए जाते थे फैट निकालने के लिए, जिसकी वजह से एक बड़ा सा स्कार चेस्ट पे आ जाता था. बट नाउ विथ लाइपोसक्शन इट इज़ पॉसिबल कि एक छोटे से कट से एंटायर फैट कैन बी सक्ड आउट. बट जैसे मैंने बताया कि मेल एंड फीमेल ब्रेस्ट टेक्निकली इज सिमिलर, सो इवन मेल ब्रेस्ट के अंदर भी ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, जी. या ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हार्ड या टफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि सिर्फ लाइपोसक्शन से नहीं निकल पाते हैं कभी कभी. तो उसके लिए एक छोटा सा कट लेके उसमें से वो ग्लैंडुलर पोर्शन को निकाला जाता है, पूरा ग्लैंड निकाल देते हैं. या मेजॉरिटी ऑफ इट, क्योंकि थोड़ा फुलनेस ज़रूरी है. एकदम फ्लैट चेस्ट भी नॉर्मल नहीं है, या एकदम फ्लैट निपल्स भी नॉर्मल नहीं है. तो एक नॉर्मल थोड़ा सा जेंटल कंटूर या कर्वेचर होना चाहिए उसको. दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ द आर्टिस्ट्री. आर्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. यस, वही थोड़ा सा दर्द तो होता है. यस डेफिनेटली. बट लॉजिक यही है, थोड़ा सा कट किया, हल्के से फैट निकाला, 1-2 लाख का खर्चा, यस, 1 हफ्ते की रिकवरी. ये मैंने जाना है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में. कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी को लेकर छोटे मोटे चेंजेस के लिए हमेशा 1-2 लाख का ही खर्चा होता है. क्योंकि प्रैक्टिकली ये इंडिया में जो है एनीथिंग, एनी सर्जरी और एनीथिंग, इंडियन मेडिसिन, जी, इनफैक्ट जब तक वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के रीच में नहीं रहेगा, या इफ़ मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसीजर्स आर नॉट अफोर्डेबल मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए, तो वो प्रिवेल या सस्टेन नहीं कर पाएंगे एक्चुअली. तो टेक्निकली इनमें जो भी स्किल यूज़ होता है, टाइम यूज़ होता है, या इक्विपमेंट्स या कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, बट द प्राइस रेंज इज टिपिकली सर्जन्स थिंक दैट वे कि वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए. इसलिए भी दैट इज़ प्रोबेबली द रीज़न कि इंडिया में मेडिकल कॉस्ट्स इतने कम है एज कम्पेयर टू द वेस्ट. और इसलिए मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है कि एग्जैक्टली. फिरंग यहाँ आ रहे हैं. Yes. क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स की क्वालिटी पता चल रही है दुनिया को. Quality is there and the cost is like almost 10 times lesser. तो ये जितने भी प्रोसीजर्स की बात करी हमने, राइनोप्लास्टी से लेकर जॉ से लेकर ब्रेस्ट, जितने भी है, ये वहाँ 10-15 लाख रुपए के कॉस्ट में आप कर पाओगे ना, आई एम अज्यूमिंग. अमेरिका में, यूके में वगैरह, दुनिया भर. Yes, ओके. और इंडिया में 1/10 द प्राइस almost. एट विथ बेटर क्वालिटी डॉक्टर्स. Yes. डैम. And plus the system is much more favorable या supportive
जी क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द सर्जरीज नाउ अब वेस्ट में जो है वो डे केयर होने लगे हैं. यानी डे केयर सर्जरीज मतलब सुबह आप आओ, सर्जरी कराओ, शाम तक आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. क्यों? फॉर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली द रनिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ सेटअप also is challenging at times. या मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें जो है नॉट फॉर कॉस्मेटिक ऑफ कोर्स बट अदर सर्जरीज ऑल्सो जो कि इंश्योरेंस में कवर होती है, तो दे आर डोमिनेटेड और the system has been guided जी by the insurance companies. So that are the drawbacks of the system which are lesser in the Indian scenario. Indian scenario में आज तक उतना इंश्योरेंस डोमिनेंस अभी तक नहीं आया है, जी. which is good in a way for the patients. ओके, आई थिंक ये कॉस्मेटिक्स वाले एपिसोड के एंड तक पहुंच चुके हम. शायद मैं आपसे बस एंड में एंटी एजिंग सर्जरीज के बारे में पूछना चाहूँगा. जैसे कि हमने वो टमी टक के बारे में बात किया, आई एम श्योर कि कुछ फेशियल टक भी होता रहेगा जहाँ आप बेसिकली पीछे से खींच रहे हो स्किन को, उसी वजह से एंटी एजिंग इफेक्ट भी आ रहे हैं. Yes, क्योंकि एज के साथ आपकी स्किन लूज बन जाती है. correct. और उस लूज स्किन को अगर आपने खींचा है ऐसे, So you got it right already. यही लॉजिक है. खर्चा तो जो फेस लिफ्ट है, जी इसको हम फेस लिफ्ट कहते हैं. जी या इसको ब्राउ लिफ्ट भी कहा जाता है. जैसे अलग अलग पार्ट, फेस के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर फेस, मिड फेस, लोअर फेस, जी एंड देन द नेक. तो जो एजिंग की वजह से जो स्किन की लैक्सिटी होती है, मसल्स की लैक्सिटी या लिगामेंट्स की लैक्सिटी होती है, जिसकी वजह से स्किन में, नेक में क्रीजेस बन जाते हैं, स्किन ड्रूप हो जाती है, बुलडॉग की तो तरह. ये तो ये स्किन को ड्रेप किया जाता है, ये यू रीड्रेप इट. तो अगेन इसके इंसिजेंस जो है वो टिपिकली हिडन एरियाज में इंसिजेंस लिए जाते हैं, इधर कान के पीछे एंड आगे की तरफ, एंड देन स्किन को खींचा जाता है या अंदर के जो मसल्स या लिगामेंट्स है उनको टाइटन किया जाता है, ताकि ये यू गो बैक इन टाइम कुछ साल. एंड देन इन एडिशन अ बिग थिंग नाउ जैसे कि इज़ फैट ट्रांसफ़र. है एक्चुअली फैट ट्रांसफ़र का मतलब है कि सी इवेंचुअली एजिंग क्यों होता है, क्योंकि आप में फेस का वॉल्यूम आप लूज़ कर रहे हो. जी तो जो वॉल्यूम आपने लूज़ किया है, अगर आप वो वॉल्यूम को रिप्लेनिश करो या एड ऑन करो, तो देन इट विल रिवर्स द एजिंग टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. तो उसमें क्या किया जाता है कि यू टेक फैट, आप जहाँ पे भी फैट एक्सेस है, टमी में फैट एक्सेस है, थाइज में फैट एक्सेस है, वहाँ से आप कुछ फैट को निकाल के आप उसको प्रोसेस करते हैं थोड़ा सा, एंड देन उस फैट को आप इंजेक्ट करते हो इन द एरियाज विच आर डेफिशिएंट. तो वो फुलनेस जो है वो दोबारा आ सकता है, जो हॉलो एरियाज बन गए हैं वो दोबारा ये हो सकते हैं. एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस फैट इज द स्टेम सेल्स विद इट. जैसे बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं हर जगह, जी 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 तो द एडिपोज स्टेम सेल्स या फैट्स के अराउंड जो स्टेम सेल्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर दिस एंटी एजिंग. जो लोग स्टेम सेल्स के बारे में नहीं जानते, बेसिकली आपकी बॉडी के मैजिक सेल्स होते हैं. यस, कहते हैं कि स्टेम सेल्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बॉडी के ऑलमोस्ट कोई भी सेल में बदल सकते, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. करेक्ट. तो सर कह रहे हैं कि फैट के आसपास, पेट के फैट के आसपास मेरे ख्याल से थोड़े से स्टेम सेल्स होते हैं. Yes. तो अगर वहाँ की चर्बी निकाल के फेस में घुसेड़ दी तो स्टेम सेल्स भी घुस जाते हैं. तो वो स्टेम सेल्स की वजह से जो स्किन में ग्लो या रिजुविनेशन का जो इफेक्ट है या टाइटनिंग का जो इफेक्ट है, दैट इज एनहांस्ड. जी 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 तो बिसाइड्स द मैकेनिकल पुल या टाइटनिंग ऑफ द मसल्स और स्किन, ये फैट इंजेक्ट करने की वजह से जो फुलनेस आता है या वॉल्यूम एनहांसमेंट होता है, या फैट के अराउंड जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी वजह से जो स्किन में रिजुविनेशन होता है, दैट इज उससे आउटकम्स आर इवन बेटर. क्योंकि हमने बहुत सारे बॉल्डिंग और एंटी बॉल्डिंग पर वीडियोस बनाए हैं. उस रिसर्च में मुझे पता चला कि होते हैं कुछ सॉल्यूशंस विच आर नॉन इन्वेजिव, पर मोस्टली हर किसी के लिए एंड में ये हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ड प्लास्टिक सर्जरी काम करती है. तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जी बॉल्डिंग को ट्रीट करने का. जो मेडिकेशंस है वो सिर्फ सिचुएशन को बेटर करते हैं ताकि स्कैल्प की क्वालिटी इंप्रूव हो या स्कैल्प की सर्कुलेशन इंप्रूव हो. जी एंड ट्रांसप्लांट करने के बाद आप जो फॉलिकल्स है, जैसे आप सर के पीछे से कुछ फॉलिकल्स को निकाल के आप सामने की तरफ इम्प्लांट करते हैं, जी 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 तो दीज फॉलिकल्स एक्चुअली आर रेजिस्टेंट टू फॉल. एक मिनट, बेसिकली एक बाल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे वो पेड़ की तरह होता है. तो पेड़ में जैसे रूट्स होते हैं, वो रूट्स आपके बाल के फॉलिकल्स है, जहाँ से मान लो वो बाल के एक स्ट्रैंड का दिल होता है वो फॉलिकल. तो बेसिकली आप यहाँ से सर के साइड से फॉलिकल्स
हल्के से निकाल के यहाँ सामने डाल रहा हूँ जहाँ बॉल्डिंग होती है Yes. बंदों की, या पीछे अगर वो पीछे का बॉल्ड पैच हो गया। और ये भी सारे बॉलीवुड स्टार्स करते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स करते हैं। Yes. बहुत कॉमन सर्जरी है। बहुत सारे बंदे, मेरे भाई, बहुत सारों को बॉल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको विन डीजल और रॉक का एग्जाम्पल देखना चाहिए कि एक्चुअली कॉन्फिडेंस की बात है। पर अगर फिर भी आपको बॉल्डिंग को फिक्स करनी है, फिर से 1-2 लाख का खर्चा होगा, यस, हल्के से ज़्यादा शायद। वो अगर एरिया कितना है, कितने फॉलिकल्स की रिक्वायरमेंट है, ऑल दैट इज वेरिएबल, बट यस ऑन एन एवरेज समथिंग सिमिलर। हल्के से पेन होता है इसमें। यस, पेन क्यों होता है? इट इज बेसिकली हर बाल को निकालना इज अ प्रिक जी, एंड हर लगाना इज अ प्रिक। पर एनेस्थीसिया नहीं देता? एनेस्थीसिया देते हैं, बट यस इट इज़ आई मीन मल्टीपल प्रिक्स की वजह से एनेस्थीसिया का इफेक्ट कभी ना कभी तो वेयर ऑफ होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत माइल्ड डिस्कम्फर्ट, इट इज़ नॉट अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। लाइक बचपन में ना मैं मेरे छोटे भाई के बाल ऐसे खींचता था परेशान करने के लिए पेयर्स। आप बेसिकली लीगली और प्रोफेशनली यही कर रहे हो, यस, पर उन खींचे हुए बाल को घुसेड़ रहे हो स्कैल्प में। यस, वी आर पुटिंग इट इन द बैलेंसिंग इट आउट। एज अ डॉक्टर आप ये भी कह रहे हो कि बॉल्डिंग ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही एक बायोलॉजिकल सोल्यूशन है। यस, मेरे भी रिसर्च में यही निकला है कि और कोई बायोलॉजिकल दिस इज द सोल्यूशन मोस्ट साइंटिफिक एंड द मोस्ट रिलायबल प्रोसीजर। इन एडिशन कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स भी है। अभी रिसेंटली वी आर जस्ट एक नए टाइप का लेज़र है जी, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो विच स्टिमुलेट्स द हेयर। तो हेयर लॉस में क्या होता है कि अल्टीमेटली कुछ फॉलिकल्स गिर जाते हैं या कुछ फॉलिकल्स आर रेस्टिंग फेज में है। तो हेयर की एक साइकिल होती है। रेस्टिंग फेज? यस, हेयर की एक साइकिल होती है। तो आइदर हेयर आर इन द ग्रोइंग फेज, और कुछ फॉलिकल जो है वो डॉर्मेंट है या दे आर नॉट ग्रोइंग। तो एक नए तरीके का लेज़र है जिससे उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया जाता है टू स्टार्ट ग्रोइंग। मतलब यहाँ के जहाँ से विच आर बॉल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर इन द बॉल्ड पैच, ओके ओके ओके, बट वो रेस्टिंग फेज में है। ओके, तो वो ग्रोथ साइकिल में आने के लिए स्टिमुलेट होते हैं। बट जो माइल्ड या मॉडरेट टाइप की बॉल्डिंग है उसमें उसका थोड़ा बहुत असर होता है, बट नॉट एज ग्रेट एज सर्जरी। सर्जरी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। इस पूरे एपिसोड की बॉटम लाइन यही है, 1-2 लाख का खर्चा होगा 2 हफ्ते की रिकवरी होगी। किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर कोई इनसिक्योरिटी अगर आपकी है, 1-2 लाख का खर्चा है, 2-3 हफ्ते का रिकवरी टाइम है। साइंस यहाँ तक पहुँच चुका है, आपको प्लास्टिक सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो टारगेट करो कि एक दिन आपके भी 1-2 लाख होंगे एज स्पेंडेबल इनकम, और 2 हफ्ते होंगे आपके पास फ्री टाइम के, शायद 3 हफ्ते। इसलिए आज मेहनत करो, पैसे कमाओ। बस ये कहना चाहूँगा। एनी लास्ट साइनिंग ऑफ नोट फ्रॉम यू डॉक्टर साहब, ये कॉस्मेटिक स्पेशल में? कॉस्मेटिक में देखिए करने के लिए बहुत कुछ है, ज़रूरत सभी को किसी ना किसी चीज़ की है। हर एक को अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। बट यस, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो कि आपको सीरियसली या जेन्युइनली अफेक्ट कर रहा है, तो डू सीक आउट सॉल्यूशंस फॉर इट, या एटलीस्ट आप एसेस करके देखो एंड देन चूज़ वाइजली, कि सबका एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करो, चूज़ द राइट प्लेस, चूज़ द राइट डॉक्टर, ensure the proper credentials and then go ahead for it. ये बताइए एक्चुअली राइट डॉक्टर चूज कैसे करते हैं? एक्सपीरियंस और रेपुटेशन? ट्रेनिंग के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, आउटकम्स के हिसाब से, या आपको उस जगह जाने के बाद या मिलने के बाद, बात करने के बाद भी कई सारी चीज़ें पता चलती है। तो यू ट्राई टू एसेस, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी एक थोड़ा सा ग्लैमर रिलेटेड है, या कई लोगों का इंप्रेशन है कि देयर इज़ ईजी मनी इन इट। तो देर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे प्रॉपर केयर मे नॉट बी गिवन, या पेशेंट्स मे नॉट बी सेफ एग्जैक्टली। तो इसीलिए सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। एक और बॉटम लाइन मैं यहाँ डालना चाहूँगा, ये टैटूज़ के लिए भी सच है और प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी सच है। जहाँ भी आप थोड़ी सी बॉडी मॉडिफिकेशन करो, डर्मेटोलॉजी में भी, वहाँ पैसे बचाने की कोशिश मत करो। पैसे बचाते बचाते ना आपकी पूरी बॉडी खराब हो सकती है। आई पर्सनली फील कि बहुत सारे डॉक्टर्स से मिलकर जो आपके दिल को सही लगे वो करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पैसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मैंने डॉक्टर रश्मि शेट्टी से सीखा है।
कुछ मेडिकल इमरजेंसीज में आपको ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज ये इसी प्रोसेस में इन ऑर्डर टू सेव मनी ना बहुत सारे लोगों का चेहरा खराब हो चुका है, बॉडी खराब हो चुकी है। बस ये ध्यान में रखना। मैंने कुछ गलत कहा सर? नहीं, बिल्कुल सही। यू अग्री? यस। इसी लाइन को लेकर एज अ डॉक्टर आप एक्सपैंड करना चाहोगे कोई थॉट को? अल्टीमेटली आप जो भी कर रहे हो वो अपनी बॉडी पे कर रहे हो, एंड आपको ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो कि सेफ है, ड्यूरेबल है और लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन करेंगे। तो यस, थिंक वाइज एंड चूज वाइज। भारत में आपने किसी की बुरी सर्जरी को देखकर किसी का काम करेक्ट किया है? कई बार ऐसे करेक्टिव सर्जरीज के लिए या सेकेंडरी सर्जरीज के लिए पेशेंट्स आते हैं। कि पहली बार नाक खराब हो गया? यस, यस, क्योंकि दे वेंट टू अ फॉर मल्टीपल रीजंस, नॉट कई बार रीज़न ये भी होता है कि देयर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, या कई बार जेन्युइनली कोई भी सर्जरी इज़ नेवर फुल प्रूफ, उसमें जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं जी। हाँ, तो वो एक वन ऑफ केस भी होता है कि जहाँ पे जेन्युइनली आफ्टर एवरी राइट एफर्ट भी कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है या कोई फेलियर हुआ है। बट मैनी अ टाइम्स बाकी फैक्टर्स की वजह से भी होता है कि बिकॉज ऑफ कॉस्ट इश्यूज या बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड केयर या बिकॉज ऑफ अनसेफ प्रैक्टिसेस वो सर्जरी गलत जगह पे गलत हाथों हुई है, एंड देन उसको फिर सुधारने के लिए यू हैव टू पुट इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एंड यू मे नॉट बी रियली एबल टू अंडू द रॉन्ग। जी। तो फर्स्ट चांस इज ऑलवेज द बेस्ट चांस। एक क्लीन या अनस्कार्ड टिश्यूज़ को हैंडल करना या उनको मोल्ड करना इज ऑलवेज ईजियर, एंड दैट इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू डू इट। डॉक्टर साहब थैंक यू, मज़ा आ गया आपसे बात करके। मज़ा आ गया ये बात जान के कि साइंस कहाँ तक पहुँचा है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि 2030 में क्या क्या होगा प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में। आई एम श्योर कि बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ होगा। But- थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू। लाइकवाइज। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड डॉक्टर सत भाई के साथ। बताओ कैसा लगा आज का एपिसोड। मुझे पता है कि आपको हमारे सारे मेडिकल पॉडकास्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये भी मुझे बताइए कि और किस तरह के डॉक्टर्स आप देखना चाहोगे TRS पर। हमें बहुत कुछ कवर करना है कंटेंट के थ्रू, आपको एजुकेशन देनी है, आपको नॉलेज देनी है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सच्चाई आपके सामने पेश करनी है। बस सपोर्ट करते जाइए TRS को। और हाँ जी, जितने मीमर्स हैं, जितने इंस्टाग्राम पेज ओनर्स हैं, ये पॉडकास्ट से क्लिप्स उठा के एकदम बिंदास क्लिप्स बनाइए, मीम्स बनाइए, फैलाइए नॉलेज को, फैलाइए TRS के नाम को। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस। Thank you for tuning in, and thank you to Dr. Sat Bhai for 2 epic podcasts.